नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बखेला आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी को दी गई भावपूर्ण विदाई। कलेक्ट्रेट मोहन सभागार में आयोजित हुआ विदाई समारोह। विदाई समारोह में जिले के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान सभी लोग भावुक हो गए। विदाई समारोह के इस भावुक पल पर एडीएम शैलेंद्र सिंह, संयुक्त कलेक्टर ए.के. झा, तहसीलदार आरपी त्रिपाठी, यतीश शुक्ला, निर्वाचन पर्यवेक्षक डीएन गौतम, दिवाकर सिंह, कलेक्टर रीडर विजय सिंह, यज्ञसेन पटेल, रजनीश श्रीवास्तव के अलावा अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे और सभी ने रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी को भावपूर्ण विदाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर सभी ने कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी को पुष्पगुच्छ व गुलदस्ता भेंट कर बधाई दी। साथ ही स्मृति चिन्ह के तौर पर राधा कृष्ण की प्रतिमा देकर उन्हें सम्मानित किया गया। स्थानांतरण पर कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी को दी गई भावभीनी विदाई। आमजन का कल्याण अधिकारियों के लिए सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। यह बात कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने विदाई समारोह के दौरान कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा किए गए जन कल्याण के प्रयासों को सफल बनाने में रीवा की टीम ने सराहनीय योगदान दिया है। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी का स्थानांतरण जबलपुर कलेक्टर पद पर हो गया है। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित विदाई समारोह में राजस्व अधिकारियों तथा कलेक्ट्रेट परिवार ने कलेक्टर को भावभीनी विदाई दी। इस अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने कहा कि रीवा का कार्यकाल मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। मुझे अधिकारियों, कर्मचारियों और आम जनता से भरपूर सहयोग और समर्थन मिला। प्रशासन का उद्देश्य आम जनता को समय पर बाधित सेवाएं देना तथा उनकी समस्याओं का निराकरण करना है। आमजन का कल्याण अधिकारियों के लिए सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। कोविड की दूसरी लहर के संकट में पूरी प्रशासनिक टीम ने संवेदनशीलता के साथ बहुत अच्छा कार्य किया। मेरा सदैव उद्देश्य आमजन के कल्याण का रहा है। इसे पूरा करने में प्रशासन की टीम रीवा ने सराहनीय कार्य किया है। कलेक्टर ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों के अच्छे प्रयासों के कारण रीवा जिला शासन के कई मानकों में प्रदेश के टॉप 5 जिलों में शामिल है। हर अधिकारी और कर्मचारी संवेदनशीलता के साथ जन कल्याण के कार्य करें। इससे उसे जो आत्मसंतोष मिलेगा वैसी अनुभूति दूसरी नहीं हो सकती। हम सदैव ऐसा कार्य करें जिससे प्रशासन पर आम जनता का विश्वास और अधिक मजबूत हो। रीवा में सभी लोग अच्छे हैं। यहाँ सब ने मुझे बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। राजस्व अधिकारियों, अन्य अधिकारियों तथा जनसंपर्क अधिकारियों ने बहुत अच्छे से अपना दायित्व निभाया। समारोह में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने कहा कि कलेक्टर सर की नेतृत्व क्षमता तथा प्रशासन के ऊंचे मानक के कारण राजस्व अधिकारियों को अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिली। राजस्व कार्यों में हमेशा पीछे रहने वाला रीवा जिला आपके नेतृत्व में प्रदेश के सफल जिलों में शामिल हो सका। कार्यक्रम में संयुक्त कलेक्टर ए.के. झा ने कहा कि कलेक्टर सर का कार्यकाल केवल 19 महीने का रहा। इस छोटे से कार्यकाल में आपने जन सहयोग से प्रशासन को नई दिशा देते हुए जन कल्याण के मूल मंत्र के साथ रीवा जिले को बॉटम 5 से टॉप 5 जिलों में पहुंचा दिया। आपके मन में गरीबों के कल्याण का जो भाव है उसने आपको जिले में अपार लोकप्रियता दी। कार्यक्रम में नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला, खनिज अधिकारी रत्नेश दीक्षित तथा कलेक्ट्रेट कार्यालय के कर्मचारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। समारोह के अंत में अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी को स्मृति चिन्ह भेंट किया। समारोह में सुकन्या समृद्धि योजना में रीवा जिले को देश में प्रथम स्थान दिलाने के लिए कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी को डाक विभाग रीवा विशिष्ट सम्मान देते हुए डाक टिकट के साथ कलेक्टर की फोटो जारी की गई, जिसके प्रति कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी को भी भेंट की गई। कार्यक्रम में संयुक्त कलेक्टर के.पी. पांडे, एसडीएम मऊगंज ए.पी. द्विवेदी, डिप्टी कलेक्टर ए.के. सिंह तथा कलेक्ट्रेट परिसर के सभी कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग सीएल सोनी ने किया। हम कैसे होना चाहिए और जनता के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और उनकी समस्याओं को दूर करने में हम किस तत्परता के साथ काम करना चाहिए। मेरे हिसाब से आप लोग मेरे साथ दिए हैं। अदरवाइज सिर्फ एक व्यक्ति कोई अकेला काम नहीं कर सकता है। वो उनके लिए पूरा टीम का जरूरत है। मेरे हिसाब से मेरी पूरी टीम के ऊपर मेरा गर्व है। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया और एक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी
मापदंड है, जैसे कि जहाँ आप बोल रहे थे, संवेदनशीलता है आजकल, बिकॉज ये दुनिया है, मतलब बहुत है ना स्पीड भी है, लोगों की ना समस्याओं को है ना जल्दी दूर करना भी है ना आवश्यकता है, और उसके साथ साथ सिंस मतलब बहुत सारी इनइक्वालिटी है लोगों के ना बीच में है, तो लोगों की अपेक्षा है बहुत बड़ा, लोगों की एक्सपेक्टेशन भी ना एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा भी है। तब कोई व्यक्ति बहुत है ना दूरदर्श अंचल से आता है, कोई हनुमाना देवतर उस उतना दूर आता है, उनकी पूरा दिन का है ना मजदूरी और टाइम खर्च करके आता है, और इस भरोसे से आता है कि हमारी है ना काम आज है ना हो जाएगा, उनकी समस्या को कहीं ना कहीं निदान होगा। फिर वहाँ है ना हमको और ज़्यादा है ना सेंसिटिविटी दिखाने की जरूरत थी, संवेदनशीलता है ना दिखाने की जरूरत थी। मेरे हिसाब से हम लोगों ने वही काम किए हैं, और जब भी मैंने डायरेक्शन दिया है तो आप लोगों ने उसका है ना डेफिनेटली ना फॉलो किए हैं। एंड मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिला, मुझे लग रहा है कलेक्ट्रेट में, कि किसी को ना प्रशासनिक कार्रवाई ना करना पड़े, तो मैं खुश हूँ कि मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स हैं ना, हम लोग लगातार है ना ट्रांसफर्स है ना एक नॉर्मल चीज़ है, बट उस पीरियड है, इस पीरियड पे हम लोग ने कैसे काम किया बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से आप सभी ना अपेक्षा हमेशा के लिए यही रहेगा कि जनता का प्रशासन के ऊपर भरोसा, मतलब कॉन्फिडेंस है ना जीतना है, वही है ना मतलब है ना सबसे इम्पोर्टेंट है ना बात है। और सिस्टम के प्रति ईमानदारी और सिस्टम के प्रति लॉयल्टी होना चाहिए, मतलब है ना कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल के व्यक्ति की है ना प्रति नहीं, सिस्टम मतलब है ना जनता के प्रति हमारी है ना पूरी लॉयल्टी है, हमारी पूरी वफादारी बोलते हैं ना, पूरी सिस्टम और आम नागरिक जनता के प्रति हमको होना चाहिए, बिकॉज उन्हीं लोगों की है ना टैक्स पेमेंट से ही हम लोगों को सैलरी मिलता है, और उनकी है ना अब डेली रोज ऐसे व्यक्ति है किसका है ना कोई वॉइस नहीं है, आवाज नहीं है, उनका आप लोगों ने उनकी है ना समस्या को निदान कर दिया, मुझे लग रहा है उससे कोई बड़ा पुण्य का काम नहीं है। तो यही हम लोगों का है ना हमेशा एक मूल मंत्र होना चाहिए ना, नामे नहीं बीतना चाहिए, हमने किसी ना किसी व्यक्ति को है ना समस्या को समाधान ना करने, मतलब लोग हमेशा यही बोलते हैं कि आप कोई भी समस्या को समाधान नहीं है तो आप खुद समस्या है, जनप्रतिनिधि भी बोलते हैं, ठीक है। इसलिए हमको लगातार हम हमारी नीचे कितने लोग मतलब आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से ना कमजोर वर्ग है, उनके लिए मतलब है ना हमको है ना ज्यादा से ज्यादा हमको काम करके देना है, और आपको है ना एक आत्मा तृप्ति है ना उनको मिलेगा, आपका सोल है वो हैप्पी होगा। तो मेरे हिसाब से ये आप लोगों ने डेफिनेटली पहले भी करते भी आ रहे होंगे, और मेरे आई थिंक हम लोगों के लास्ट है ना 19 मंथ्स में यही है ना काम हर डिपार्टमेंट के माध्यम से करने के लिए कोशिश किया है, उसमें आप सभी ने साथ दिया है, एडीएम से लेकर नीचे तक का, और बहुत सारे मापदंड हैं, रैंकिंग से, रैंकिंग तो एक हेल्दी कंपटीशन है कि मतलब डिस्ट्रिक्ट ने कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें प्रॉबेबली रीवा बहुत सारी चीज़ों में ना बहुत अच्छा है ना परफॉर्म, जब भी है ना लोग दूसरे लोग देखते हैं कि रीवा इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो गर्व की बात होती है। इवन हमारी पीआरओ टीम अलग से भी मेंशन करना है कि मुझे लगा रीवा से तो इतना अपेक्षा नहीं है कि, बट फिर भी एक्सीडिंगली ना अच्छा परफॉर्म किया। हमारा रेवेन्यू टीम कभी है ना रीवा में आरसीएमएस में नामांतरण बंटवारा सीमांकन की केसेस का पेंडेंसी को है ना हमने इतने आगे निराकरण किया है, और इस स्वच्छंदन को हमेशा मैं मेंशन करता हूँ, ठीक है, इतना 100% लाइटनिंग स्पीड। बुधवार को मिले कोरोना के 95 मरीज, 1612 लोगों के लिए गए सैंपल। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग से आई रिपोर्ट के मुताबिक 1612 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें 95 लोग संक्रमित मिले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि धीरे धीरे कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है, जो लोगों के लिए राहत भरी खबर मानी जा रही है। बात करें अगर क्षेत्रवार आंकड़े की, तो बुधवार को रीवा शहर में मात्र 12 मरीज मिले हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा 22 मरीज गोविंदगढ़ में पाए गए हैं। इसी तरह से नई गढ़ी में 7, गंगेव में 2, रायपुर करछलियान में 10, मऊगंज में 10, हनुमना में 7, जवा में 10, तेउथर में 5 तथा सिरमौर में 10 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को पेश किए गए आम बजट में लोगों ने अपने अपने अंदाज में प्रतिक्रिया दी है। एक तरफ विकास की नई राह में पेश किए गए नए बजट को मील का पत्थर बताया गया, तो दूसरी तरफ तराजू में आपत्ति की तौल भी की गई। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022-23 का आम बजट पेश किया, जिसमें डिजिटल यूनिवर्सिटी, डिजिटल बैंक, महिलाओं और बच्चों के लिए नई योजनाओं के अवसर, डिजिटल करेंसी की बात की गई है।
साथ ही 7 लाख नौकरियां देने का वादा भी इसी बजट में किया गया है। किसानों के हित में भाजपा के दोनों कार्यकाल में लगातार बजट बढ़ाकर इस बार भी 1.32 लाख करोड़ से ज्यादा रखा गया है। आम आदमी के हित में पेश किए गए बजट को समझने के लिए रेवा दर्शन ने छात्रों, व्यवसायियों, नेताओं और आम जनता सहित पक्ष और विपक्ष से बात की, जिसमें कुछ ने आपत्ति जताई तो कुछ ने नए सत्र में पेश किए गए बजट को भारत के विकास के लिए एक मजबूत नींव साबित होना बताया। आइए सुनाते हैं कि किसान, छात्र सहित आम आदमी और पक्ष विपक्ष ने नए बजट को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। ये देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, ये हिंदुस्तान का जनमानस समझ चुका है। देश का प्रधानमंत्री जब खुद झूठ बोले तो किसके ऊपर विश्वास रह जाएगा, ये बड़ा चिंता का विषय है। यही मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी, उनके सारे लोगों ने एक घोषणा की थी, सत्ता के आने के पहले और सत्ता की बैठने के बाद बदलाव दिखते हैं, हम 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। जब आपने खुद मुंह से अपने कहा है कि हम 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, अब पिछले 7 सालों से उनको रोज़गार नहीं मिला, कोविड से और लोग बेरोज़गार हो गए, तो 2 करोड़ से संख्या 60 लाख में आ गई। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी से सिर्फ और भारतीय जनता पार्टी को, उन सारे नेताओं से पूछना चाहता हूं कि 2 करोड़ से 60 लाख लोग, दुनिया तरक्की की ओर जा रही है। एक चाय वाला भी तरक्की चाहता है, एक पान वाला भी तरक्की चाहता है, और मोदी जी खुद कहते हैं कि मैंने चाय की दुकान खोली थी। तो जब चाय की दुकान आपने मोदी जी खोली थी और चाय बेची थी, तो आने वाले समय में आप कॉफ़ी बेचेंगे, आप आने वाले समय में कोल्ड कॉफ़ी बेचेंगे। तो ये आप चाय के बाद आप नींबू चाय पिलाने की बात कर रहे हैं, तो यह तो न्याय संगत नहीं है। 60 लाख तो उत्तर प्रदेश के लोगों को रोज़गार देंगे कि कलकत्ता के लोगों को रोज़गार देंगे कि बिहार के लोगों को 60 लाख लोगों को रोज़गार देंगे? ये तो मोदी जी आप यह भी बताएं कि यह उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए घोषणा 60 लाख की सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए लोगों के लिए है कि अन्य स्टेट के लोगों के लिए भी है? 60 लाख नौकरियां आप चुनावी मुद्दे से जोड़ रहे हैं। मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ, आप लोकतंत्र के चौथे प्रहरी हैं, आप मुझे खुद बताइए कि आप इस लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को जागरूकता की तरह शहर के अंदर दिखा रहे हैं। नौकरी नहीं मिली, इसलिए आप इस व्यापार में, इस लोकतंत्र को जगाने के लिए आप चल पड़े। नौकरी न मिलने की वजह से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ही एक छोटा सा है कि आप बताइए, 60 लाख लोग, 2 करोड़ से 60 लाख होता है कि 2 करोड़ से 4 करोड़ होता है? तो मुख्यमंत्री जी हो, आपको वादा पूरा नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, चाहे बाबा हो, चाहे मामा हो और चाहे मोदी हो, ये सब झूठ बोल रहे हैं। वादा अगर पूरा कर रहे होते तो आपके सामने सारी चीज़ें हैं। देखिए, ये किसानों के साथ विश्वासघात किया गया है जो भी बजट आया है। और जैसा आपने कहा कि निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया और कृषि मंत्री ने कहा हमने दायरा बढ़ाया किसानों के लिए, तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 13 महीने इस देश का किसान बिल के खिलाफ आंदोलित था, और 9 दिसंबर को जब केंद्र सरकार ने ये पत्र दिया, और उसी पत्र के मुताबिक उसी पत्र के मुताबिक किसानों ने आंदोलन को स्थगित किया, और उसमें एक एमएसपी की कमेटी बनाई गई थी कि 5 किसान लीडर रहेंगे, और उसमें सरकार के मंत्री मिनिस्टर रहेंगे, कृषि मंत्री रहेंगे और गृह मंत्री हैं, ये सब सारे मंत्री रहेंगे, और वो बैठ करके एमएसपी पर और जो 5 मुद्दे हैं उस पर चर्चा करेंगे और एमएसपी पर सरकार दायरा बढ़ाएगी। तो सबसे पहली बात तो इन्होंने वहाँ पर विश्वासघात किया, और जहाँ इन्होंने कहा कि हमने किसानों का दायरा बढ़ाया है इस बजट में, तो पिछले कार्यकाल का बजट उठा के देख लें और वर्तमान का, तो एमएसपी को जो बढ़ाने की बात हुई है 1 लाख करोड़ रुपए कम किया गया है। ये आंकड़ा है पिछले साल का, उठा करके देख ले। तो कह रहे हैं लगातार दोनों कार्यकाल में हमने बजट तो हम तो कह रहे हैं ना कि उसका आकलन देखिए आप, 1 लाख करोड़ रुपए इन्होंने एमएसपी पर कम किया है इस बजट में, और ये कह रहे हैं डिजिटल खेती होगी, ड्रोन से खेती होगी। तो ये तो पूरी तरह से उद्योगपतियों के घर पर बैठ करके ये बजट तैयार किया गया है। ये मेरा आरोप है कि 80,000 रुपये एक ड्रोन की कीमत है, और कैसे गरीब किसान ड्रोन से खेती करेगा? ये हिंदुस्तान है और कृषि प्रधान देश है। यहाँ जैसी व्यवस्था चल रही थी, आप कह रहे हैं हम धान और गेहूं खरीदी का दायरा बढ़ा रहे हैं। पिछले कार्यकाल में जो आपने बजट लाया उसमें तो अभी हमारा पर्याप्त धान गेहूं बिक नहीं पा रहा है।
केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2022-23 में मेरा मानना है कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था पर यह बूस्टर डोज का काम करेगा। यह बजट निश्चित रूप से महंगाई को कम करेगा और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट गारंटी की योजना की घोषणा की गई है। मैं उसका स्वागत करता हूं और इस बजट में किसान, मजदूर, छात्रों सहित सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। कुल मिलाकर यह बजट सभी वर्गों के लिए अच्छा है। पिछली बार की अपेक्षा कितना राहतपूर्ण है ये बजट? निश्चित है यह बजट जो है आगामी 25 वर्षों को देखकर बनाया गया है, तो निश्चित इसका असर धीरे धीरे पूरे ये बिल्कुल सही कारगर नहीं है, क्योंकि 11% बढ़ना यानी कि कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं विक्षिप्त हो रही हैं इससे, और महिलाओं का जो है बजट एक लिमिट के अंतर्गत रहता है और वो खर्च कैसे करेंगी, कैसे अपना वो वहन करेंगी, ये समझ में नहीं आ रहा है। चूँकि खुद जो वित्त मंत्री हैं वो महिला हैं, उनको ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि महिलाओं पर इतना ज़्यादा भार ना डालें। ये इस बजट में कहा गया खाद्य तेल में ध्यान दिया जाएगा, तो अभी खाद्य तेल की जो स्थिति है इतना महंगा है, तो क्या मानती हैं कि इस पर वाकई में खाद्य तेल घटाए जाएंगे इनकी कीमतें कि नहीं? नहीं, हमें तो नहीं लगता है कि हमारे भाजपा सरकार इस चीज़ में कभी भी कमी कर पाएंगे। डॉक्टर इलैयाराजोटी जबलपुर के लिए स्थानांतरित। अलीराजपुर के मनोज पुष्प होंगे रीवा के नए कलेक्टर। मनोज पुष्प 2011 बैच के आईएएस हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में कलेक्टर रह चुके हैं। वर्तमान में वे अलीराजपुर में हैं। मंगलवार को उनकी पदस्थापना रीवा में की गई है। राज्य शासन ने 4 कलेक्टर बदले हैं। इस छोटी प्रशासनिक सर्जरी में रीवा, जबलपुर, अलीराजपुर, हरदा के कलेक्टर हटाए गए। अलीराजपुर कलेक्टर मनोज पुष्प को रीवा कलेक्टर बनाया गया है। उनकी जगह अपर आयुक्त वाणिज्यिकी कर इंदौर राघवेंद्र सिंह को अलीराजपुर कलेक्टर पदस्थ किया गया है। वहीं जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा को अचानक हटाया गया, जबकि 2013 बैच के 2 आईएएस ऋषि गर्ग और राघवेंद्र सिंह तोमर को कलेक्टर बनाया गया है। कुल 8 आईएएस अफसरों की नई पोस्टिंग हुई है। राज्य प्रशासनिक सेवा के 4 अफसरों की भी नई पदस्थापना की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को तबादलों की सूची जारी की। जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा को शिकायतों और नाराजगी के चलते हटाया गया है। घर चलो घर घर चलो अभियान में कांग्रेस पार्टी पहुंच रही है। जन जन के पास मिल रहा है जनता का अपार जन समर्थन। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देशन पर कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश व्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कांग्रेस नेताओं ने रीवा शहर के बिछिया मोहल्ले सहित अन्य स्थानों पर लोगों से जनसंवाद स्थापित किया, जहां वार्ड की जनता का भी समर्थन मिल रहा है। अभियान के दौरान कांग्रेस नेता वार्ड वासियों से मिले और वार्ड की स्थिति से अवगत हुए। वहीं वार्ड वासियों ने भी वार्ड की समस्याओं से अवगत कराया। घर चलो घर घर चलो अभियान में पदयात्रा कर रहे पूर्व शहर अध्यक्ष रामकीर्ति शर्मा ने कहा कि विकास की बात करने वाली भाजपा सरकार झूठी साबित हो रही है। शहरवासी पहले से ही अत्यधिक आबादी एवं कम जगह की मार झेल रहे हैं। घर चलो घर घर चलो अभियान में मुख्य रूप से रामकीर्ति शर्मा, मखदूम खान, मंडलम अध्यक्ष लल्लू सिंह यादव, मनोज अग्रवाल, श्रीराम वर्मा, मुस्ताक खान, अल्पसंख्यक कांग्रेस शहर अध्यक्ष मजीद खान, पवन सेन, राघवेंद्र द्विवेदी, अनिल सेन, किस्मत मंसूरी, अंबिका नामदेव, सीमा सेन, आदित्य नामदेव, शमीम मुन्ना, विनोद कुमार सोंधिया आदि वार्डवासी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के रीवा विधानसभा क्षेत्र के शहर के वार्ड 41 में भ्रमण कर रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के निर्देश हुआ है हम कांग्रेस के जनों को कि आप लोग घर घर जाकर लोगों की समस्या जाने और कांग्रेस की नीति और रीत को उनके पास पहुंचाएं। ये शहर पुराना जो रीवा शहर कहलाता है, लेकिन आज भी यहाँ विकास के लिए लोग यहाँ मजबूर है, तरस रहे हैं। ये गंदगी पूरी है, जैसे दिख रही है, इस तरह पानी पीने को मजबूर है कुओं का, और न यहाँ रोड है न कुछ है। केवल भाजपा सरकार का विकास समाचार पत्रों में दिखता है कि ये विकास हमारा है,
लेकिन इनका विकास जो ज़मीनी हकीकत में कुछ नहीं है। लोग आज भी विकास को तरस रहे कि विकास कैसा होता है, जबकि 15 वर्षों से 20 वर्षों से यहाँ महापौर भाजपा का हुआ, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आम लोगों को केवल यहाँ चंद कुछ जगह चौराहे बना दिए हैं, उसको कहते हैं विकास। शहर के अनंतपुर मुरई स्थित तिवारी परिवार में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन भक्ति भाव से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा में श्री राम जी की दिव्य लीलाओं का वर्णन किया गया। रीवा शहर के अनंतपुर मुरई स्थित तिवारी परिवार में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के आयोजन का आज 6वां दिन रहा। इस कथा में पूज्य आचार्य संतोष मिश्रा ने श्री राम पुरुषोत्तम की दिव्य लीलाओं का वर्णन करते हुए गोपी गीत, कंसवत, मथुरा लीला, द्वारिका लीला व भ्रमर गीत के माध्यम से कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की कथा सुनाई। वहीं वृंदावन से पधारे हुए ब्रिजवासी जी ने भगवान के विग्रह का भक्तों को दर्शन कराया। इस कथा में हजारों भक्तों ने हिस्सा लिया। जिन सहनाई बजा रहे हैं, फिर उनके पीछे पीछे कई हजार ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं, फिर उनके पीछे पीछे हजारों हजार नर्तकियां नृत्य कर रही हैं, फिर उनके पीछे पीछे हजारों हजार राजकन्याएं मानो आज अपने अंगों का प्रदर्शन कर रही हैं। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 900099222332 और 9425470430। धन्यवाद।